I welcome you all on behalf of Education Express channel and good morning to everybody. And as you know that we have already started the topic that was capital gain in income tax. हम इस पर बात कर रहे थे और पिछले सेशन में हमने दो एक इलस्ट्रेशन भी देखी थी उसकी किस प्रकार से सॉल्व की जा सकती हैं। कैपिटल गेन की अलग अलग वेराइटी होती है, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है और उससे संबंधित हमने क्वेश्चन टेकअप किए थे। आज एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे वेराइटी में। और ये इलस्ट्रेशन नंबर 20th पटेल चौधरी की बुक की 20वीं इलस्ट्रेशन है, ये उस पर चर्चा हो रही है। और ज़रा देखिएगा उसमें क्या कहता है। ये श्री श्याम ने PQR एंड कंपनी लिमिटेड के 500 सूचित अंश लिस्टेड, क्या होता है अभी बताते हैं आपको। लिस्टेड अंश 15/7/2008 को 72,000 रुपये में खरीदे। उनको 18/2/2009 को इस कंपनी के 500 बोनस अंश आवंटित किए गए। तो 500 तो शेयर्स ऑलरेडी थे उसके पास, ओरिजिनल शेयर्स जो कंपनी में लिस्टेड थे, और 500 बोनस शेयर्स मिल गए। तो कुल मिला के 500 और 500 1000 शेयर्स हो गए। अब ध्यान रखिएगा, उन्होंने PQR कंपनी लिमिटेड के सभी 1000 अंश 27/6/2019 को बेच दिए। विक्रय से 5,90,000 रुपये की शुद्ध राशि प्राप्त हुई। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री श्याम के करयोग्य पूंजी लाभों की गणना कीजिए। निम्न दशाओं में भी पूंजी लाभ अथवा पूंजी हानि जैसी भी स्थिति हो गणना कीजिए। यदि ए पॉइंट में श्री श्याम केवल 400 बोनस अंशों का विक्रय करता है। बी, यदि श्री श्याम केवल 250 मूल अंशों का विक्रय करता है। क्या फ़र्क पड़ेगा यदि बोनस अंशों का आवंटन 18/2/2009 के बजाय 18/2/2019 को किया जाता है। वर्ष 2008-9 का लागत वृद्धि सूचकांक 137 है। ये मानिए कि अंशों का विक्रय प्रमाणित स्कंद विनिमय के बाहर किया जाता है। 2-3 बातें इसमें नई हैं जो आपको समझनी है। पहली बात इसमें कि ये जो अंश हैं वो लिस्टेड कंपनी के हैं ना। व्हाट इज़ लिस्टेड कंपनी? पहली बात, जब कंपनी के अंशों की बाज़ार में स्थिति सुदृढ़ होती है, और इस बात को प्रमाणित कौन करेगा? ये प्रमाणित करेगा सेबी। नाम आपने सुना है पहले भी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो सारे अंश पूंजियों को भारतवर्ष की जितनी भी कंपनियां हैं रजिस्टर्ड, उनकी अंश पूंजी के कंट्रोल और नियमन रेगुलेशन का काम सेबी करता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जब सेबी ये प्रमाणित कर दे कि कंपनी की गुडविल अच्छी है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही, कंपनी के शेयर्स में कहीं किसी तरह इशू ऑफ शेयर कैपिटल कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की अच्छी है, तो उन कंपनी के अंशों को लिस्टिंग किया जाता, सूची में लिखा जाता, अलग सूची में उनका नाम दर्ज कर दिया जाता, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जब उस सूची में नाम आ जाता है तो कंपनी लिस्टेड कहलाती है। बात समझ में आ गई? उसी कंपनी के शेयर्स को लिस्टेड शेयर्स कहेंगे। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं ये, ठीक है। तो ये एक तरह की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रमाणित करने वाला काम है। सेबी ने प्रमाणित कर दिया कि नहीं, इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है और कंपनी में फाइनेंशियली किसी तरह का कोई गड़बड़ी या किसी तरह का फ्रॉड वगैरह नहीं हो रहा है।
ये एक तरह का प्रमाण पत्र है, ऐसा समझिएगा। तो वही कंपनी लिस्टेड होती है जिसको सेबी के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है और जिसका नाम कंपनी सेबी की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है, वो लिस्टेड कंपनी शेयर। एक बात। दूसरी बात आती है बोनस शेयर्स। आपने अपने पहले क्लासेस में सेकेंड ईयर में कहीं पढ़ा होगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अकाउंटेंसी में आपने देखा होगा लाभों का पूंजीकरण। जब हम लाभ की राशि को पूंजी में परिवर्तित कर देते हैं, लाभ का पूंजीकरण कहलाता, अर्थात लाभों का हमने बंटवारा किया पर कैश में नहीं, शेयर कैपिटल में अंश दे दिए उन्हें, वही बोनस शेयर्स कहलाते हैं। तो बोनस शेयर्स फ्री ऑफ चार्ज मिलते हैं, उनकी कोई लागत नहीं होती, ध्यान रहे, ठीक है। एक ये बात ध्यान रखनी। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये कहता है कि अंतिम लाइन, ये मानिए कि अंशों का विक्रय प्रमाणित स्कंद विनिमय के बाहर किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है उसके बाहर, मतलब उसके नॉलेज में ना हो करके हम सीधा ट्रांजैक्शन कर ले। ज़रूरी नहीं हम उसको सूचित करें हम अंश को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ज़रूरी नहीं। यदि ऐसा है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा ये भी आपके सामने आएगा। और यदि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया जा रहा है तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। अंशों के बारे में कभी कभी बड़ी कठिनाई आ जाती है जब ऐसी स्थिति आ जाती है। बस समझ रहे हैं आप कि यदि उसने ये लिख दिया कि अंशों का लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के बाहर या उसकी जानकारी के बिना किया गया है तो कैलकुलेशन का तरीका अलग होगा। और यदि ये कहा गया है, लिखा गया प्रश्न में कि नहीं, अंशों का लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया गया, उसकी जानकारी में किया गया, तो कैलकुलेशन फिर चेंज हो जाएगा। ध्यान रखें किस बात आएगा, अंत में उस हिस्से को भी हम लेंगे तब बात करेंगे उस पर फिलहाल अब इतना समझ लीजिएगा किस प्रकार से इस कैलकुलेशन को किया जाएगा। फिर दो शर्तें उसने ए बी की दे रखी, उस पर बात करेंगे। पहले हम बिना किसी शर्त के दी हुई हो तो किस प्रकार से कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बताने जा रहे हैं। चलें आगे, प्रश्न समझ में आ गया क्लियरली? ओके। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, ये हेडिंग हो जाएगा। और उसमें है आपके सबसे पहले इन अंशों को बेचा है 5,90,000 रुपये में, सेल्स। $5,90,000 सेल्स प्राइस पर शेयर, प्रति अंश विक्रय मूल्य 5,90,000 बटे हुए 1,000, 1,000 अंश हैं कुल, तो 590 रुपीज़। पास में आ गए, एक शेयर 590 रुपये में बिका, ठीक है। आइए, फर्स्ट सेल्स ऑफ ओरिजिनल शेयर्स, वो है 500 शेयर्स। पहली लाइन में लिखा हुआ 500 अंश देखिएगा आवंटित किए गए थे, और ये है 500 इंटू 590, बोलिए 590 इंटू 500, 2,95,000। यस, 2,95,000 के शेयर्स हो गए। ओके, कोई सेल्स पर कोई खर्च नहीं दे रखा है, देखिएगा, चेक कीजिएगा। यदि खर्च हो तो उसे घटाया जाएगा, नेट सेल्स कंसीडरेशन मालूम किया जाएगा। तो यही इसका सेल्स कंसीडरेशन हो गया। विक्रय प्रतिफल हो गया है 2,95,000 लेस
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्राप्त करने की लागत चेक कीजिएगा 15/7/2008 को, हाँ ये दे रहा है 15/7/2008 को 72,000 रुपये में क्रय किया। 72 ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं 2008-9 72,000 बंद कीजिए इसे। CI कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लें इसका तो 72,000 इंटू आज का कॉस्ट ऑफ इंडेक्स है 289 और 2008-9 का कॉस्ट ऑफ इंडेक्स दिया था इसने चेक करें लास्ट लाइन 137 137 का भाग दीजिए। सर ये आ गया है 1,51,884 सो 83 माइनस 1,51,883 ये आ गया। और अब ये LTCG ऑन ओरिजिनल शेयर्स, मूल अंशों का LTCG आ गया। बोलिए अंतर। 1,43,113 1,43,113 ये मूल अंशों का आ गया आपका कैलकुलेशन। ओके, अब सेकंड, सेल्स ऑफ कंसिडरेशन 117 117 सेल्स कंसिडरेशन ऑफ बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स का आ रहा है मामला। पहले ओरिजिनल शेयर्स थे, ये 500 शेयर्स इंटू 590 का तो वैल्यू वही आएगी 2,95,000 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्राप्त करने की लागत नील, कोई लागत नहीं होती है। तो 2,95,000 फाइनल कॉलम में लिखा जाए। टोटल LTCG इट इज़ 4,38,117 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। ये ओरिजिनल शेयर्स का, ये बोनस शेयर्स का टोटल LTCG हो गया। क्लियर नोट? क्या सोच रही, कुछ पूछना है पूछो। टोटल कैपिटल गेन, दोनों कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है। एक है ओरिजिनल शेयर्स का, दूसरा है बोनस शेयर्स का। ठीक है, सब समझ में आ गई चीज़? ओके, अब इसने जो शर्तें दी उस शर्तों के अनुसार हमें कैलकुलेशन करना है। पहली शर्त ए क्या कहता है? यदि श्री श्याम केवल 400 बोनस अंशों का विक्रय करता है, when only 400 bonus shares are sold, यदि 400 बोनस अंश बेचे जाएं केवल, तो कैपिटल गेन क्या होगा? ठीक है, ओके। सेल्स कंसिडरेशन, विक्रय प्रतिफल
400 शेयर्स एट द रेट ऑफ 590, बोलिए। 2,26,000। आई डाउट, हाँ शायद सही होगा। 36,000। 2,36,000, ओके। फिर उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इट इज निल, क्योंकि बोनस शेयर्स फ्री मिलते हैं। यस सर। तो ये हो गया LTCG 2,36,000। ये उत्तर हो गया इस कंडीशन में ए का। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द सेकंड कंडीशन बी। सेकंड कंडीशन में कहता है यदि श्री श्याम केवल 250 मूल अंशों का विक्रय करता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। विक्रय करता, फिर है क्या फ़र्क पड़ेगा यदि मूल अंशों का आवंटन इस तारीख को होता है। तो इसके दो पार्ट हो गए। इसका फर्स्ट पार्ट, मूल अंशों का विक्रय करता है व्हेन ओनली 250 original shares are sold, यदि 250 मूल अंश बेचे जा रहे हों तो उसमें भी पहली शर्त की है, दूसरे पे फिर बात करेंगे। ओके, सेल्स कंसिडरेशन, सेल्स 250 एट द रेट ऑफ 590, बोलिए। 1,47,500। 1,47,500, ओके, ये हो गया। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्राप्त करने की लागत, चेक कीजिएगा। पहले प्राप्त करने की लागत 72,000 थी 500 शेयर्स की, ठीक है। तो ये लिखें 72,000 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 250 की लागत हो जाएगी 36,000। चेक करें। ठीक है, 36,000 आ गया, ये प्राप्त करने की लागत होगी। क्योंकि ये प्राप्त किए गए थे 2008 और 9 में, चेक करें बुक में, 2008 और 9 में प्राप्त किए गए थे। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, जो कुछ भी होगा कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म होगा 3 साल से। हाँ ठीक है, 8 की बात है। तो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लिया जाए CI 36,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाई इसका है 137, बोलिए। 289 137 सर 75,942। सही है क्या, देख लो। 75,942 लेस कर दें, ये हो गया LTCG सेकंड कंडीशन का। सेकंड कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन, बोलिए। $71,558 आ रहा मेरे कैलकुलेशन में, चेक कीजिए। लेस करना है इसमें से। LTCG 1,47,500 minus 75,942 71,558 558 हो गए। अब इसकी बी की सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और क्या कहता है सेकंड कंडीशन में, देखिएगा
क्या फ़र्क पड़ेगा यदि बोनस अंशों का आवंटन 18/2/2009 के बजाय 18/2/2019 को किया जाए? अब यदि ये 19 को किया जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल के अंदर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो नीचे लिखेंगे व्हेन बोनस शेयर्स, यदि बोनस अंश कब विक्रय कर रहा है, सोल्ड इन या ऑन 18/2/2019, the capital gain will be short term तो जो पूंजी लाभ होगा वो अल्पकालीन होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न शेयर्स पे इस तरह से होता है। इसमें भी अभी ये एक वैरायटी और आएगी अभी इसकी आगे। जब ये क्या कहते हैं ना, ये मानिए कि अंशों का विक्रय प्रमाणित स्कंद विनिमय के बाहर किया जाता है। ये ऊपर हेडिंग लिख लें, व्हेन ट्रांजैक्शन is outside of stock exchange, जब स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ये ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तो इस प्रकार से होगा। स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत ट्रांजैक्शन होता है तो ये कैलकुलेशन बदल जाएंगे, उत्तर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। यही प्रश्न हो और केवल ये लाइन अलग लिख दी जाए तो प्रश्न का स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा, उत्तर अलग हो जाएगा, ध्यान रखना। ये अभी अपन लोगों ने ये आउटसाइड का लिखा है आपने, हाँ, और ये भी इनसाइड में किया है, हाँ है ना? नहीं, ये आउटसाइड का ही है अभी सारा, इनसाइड का तो कहीं कहाँ लिखा ही कहाँ, कुछ भी नहीं इनसाइड का। अभी इन्होंने क्वेश्चन किया है कि यह मानिए कि अंशों का विक्रय प्रमाणित संस्करण विनिमय के बाहर, तो बाहर ये तो है, ये पूरा बाहर का ऑप्शन है, हाँ है ना? फिर सारा कैलकुलेशन बाहर का है, बाहर का है, अंदर का भी है नहीं। अच्छा। वो अलग इलस्ट्रेशन पर टेकअप करेंगे उसको। वो कहलाती है सेक्शन 112A, धारा 112A के अंतर्गत गणना कीजिए, ये लिखेगा वो, या लिखेगा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है, वो तब लागू होगा धारा 112A जबकि स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी में ट्रांजैक्शन होता है। तो अभी धारा 112A लागू नहीं है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। धारा 112A लागू होगी तो चेंज हो जाएगा, क्लियर होगी बात। ये देखिएगा, ये वैरायटी नहीं है, और इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका भी ये एक पार्ट है, एक पार्ट और आएगा जबकि स्टॉक एक्सचेंज में धारा 112A का कैलकुलेशन होगा, अर्थात स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी के अंतर्गत ये ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान, उस समय फिर चेंज होगा। आइएगा, अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले थ्योरी में कुछ बात आपसे करनी है। और ये जो पार्ट अभी थ्योरी का हम टेकअप कर रहे हैं आपके सामने, वो ऐसा पार्ट है जिस पर भी थ्योरी में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, पूरा का पूरा 20 नंबर का, शॉर्ट भी हो सकता है, पूरा डिटेल 20 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी का हो सकता है, और प्रैक्टिकल का तो होगा ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। इसलिए पहले इस थ्योरेटिकल पार्ट पर बात कर ली जाए कि किस प्रकार से इसमें कैलकुलेशन आगे होगा। ये है एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन, पूंजी लाभ में छूट। हिंदी में यदि आप लिखें तो पूंजी लाभ में छूट, एग्जम्पशन इन कैपिटल गेन।
इसके हेडिंग को इस तरह से लिखा जाए, एग्जम्पशन इन कैपिटल गेन। पूंजी लाभ में छूट। अंडर सेक्शन 54, ये धारा 54 में बातें बताई गई हैं, ठीक है। और उसमें 4-5 तरह की वेराइटीज़ है, एक नहीं है, 4-5 वेराइटीज़ हैं, सचेत रहें। जनरली यदि कैपिटल गेन पर क्वेश्चन लेता है तो कहीं ना कहीं एग्जीबिशन की बात वो शामिल कर लेता है, तो इसलिए इसके प्रति बड़ा सचेत रहना होगा। और एग्जीबिशन की अलग अलग सेक्शंस हैं, 54 में 1, 54(1), 54(2), 54(3), 54(4), इस तरह से 4-5 सेक्शंस हैं। डर ये रहता है यदि समझने में कहीं दिक्कत आ जाती है या सही ढंग से समझ में नहीं आ पाती है या कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है तो धारा 54(1) की जगह 54(2) लगा दी और धारा 54(2) की जगह धारा 54(3) लग गई, धारा 54(3) की जगह 4 लग गई, ये 4 की जगह 1 लग गई, ये होता है। इसलिए क्लियर कट विज़न होना चाहिए कि धारा 54(1) क्या कहती है, 54(2) क्या कहती है, 54(3), 4 ये क्या कहती हैं। और जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें 54 के सेक्शन की कौन सी धारा लगेगी, 1, 2, 3, 4, ये ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए बड़ा कंफ्यूजिंग होगा यदि समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो गई तो, या समझने में भ्रम रहा आपके, तो धाराओं का अदला बदली इधर से उधर हो जाएगा। छूट तो आप दे देंगे पर वो छूट गलत होगी। 54(1) में नियम अलग है तो 54(2) में नियम अलग होगा, 54(3) में अलग नियम होगा, तो सब में नियम अलग अलग होंगे, ठीक है, ओके। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 की बात पहले कर ली जाए। धारा 54 क्या है? धारा 54 ये बताती है इनकम टैक्स की कि यदि आपको पूंजी लाभ है तो धारा लागू होगी, पहली बात। इसका मतलब पूंजी हानि में नहीं होगा, ये समझ लें। पूंजी हानि होगी तो स्थिति नहीं होगी, छूट नहीं मिलेगी, मतलब कुल ये हुआ। तो यदि आपके धारा 54 लागू हो तो पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि धारा 54 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई सी भी हो, ये तभी लागू हो पाएगी जब, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये ध्यान रखनी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। इसका मतलब ये हो गया, दो बातें मीनिंग के रूप में निकल कर बाहर आ रही हैं। पहली बात तो ये कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की स्थिति में ये बात लागू नहीं होगी, ओनली इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म। नंबर 2, यदि कैपिटल लॉस हो तो भी ये बात लागू नहीं होगी। बात समझ में आ रही है आपके? कहो हेमलता, समझ में आ रहा? हाँ सर, आप नहीं, ध्यान कहीं और है आपका, इसलिए पूछा मैंने। सर मेरे को तो आपने कहा था कि 54 1 1 2 5 ऐसे था, हाँ। तो वो मुझे क्लियर नहीं कि आप कौन सी के बारे में बता रहे हो। अभी तो केवल 54 ही लिखा है मैंने, 54 की बात बता रहा हूँ बस। हाँ, तो 54 में पूंजी है, पूंजी का सिर्फ प्रॉफिट होगा तभी उसको मानेंगे, लॉस को एग्जम्पशन नहीं करेंगे। हाँ आप अभी तक कह रहे हो। हाँ, ठीक है, तभी केवल 54 की बात कर रहे हैं। 54 1 2 3 4 पर अभी हम नहीं पहुँचे हैं। ओनली आई एम डिस्कसिंग 54 क्या है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं। 54 मीन्स एग्जम्पशन अंडर कैपिटल गेन। पूंजी लाभ में यदि छूट होती है तो 54 लागू होगा। अब 54 लागू होगा तो उसका मतलब ये हुआ कि तब लागू होगा जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। नंबर 2, जब कैपिटल लॉस हो तो ये शॉर्ट एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात है। अब आइएगा 1 by 1 हम आज बात करते हैं। पहले 54(1) अब शुरू होता है। 54(1)
पहले तो 54 में इसकी जनरल बात की एग्जम्पशन की, केवल एग्जम्पशन की। अब अलग अलग वेराइटीज़ के एग्जम्पशन आ रहे हैं। उसमें पहला एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 54(1). क्लियर होगी बात? अब ये कहाँ लागू होता है, ध्यान दीजिएगा। 54(1) सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्पशन केवल उन पूंजी लाभों में होगा जो पूंजी लाभ भूमि अथवा भवन से प्राप्त होता है। अच्छा, बिल्डिंग एंड लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग बोथ। दिस एग्जम्पशन इज अप्लाइड when there is a capital gain relating to land and building। भूमि व भवन से प्राप्त होने वाले पूंजी लाभ पर ही 54(1) का नियम लागू होगा। अन्य संपत्ति की बात नहीं है, ध्यान रहे, केवल और केवल भूमि और भवन, हाँ, ये शामिल है। अब सुनिएगा इसका डिटेल ये है, ध्यान से, कि यदि आपको किसी भूमि अथवा भवन को बेचने से पूंजी लाभ होता है तो ऐसी स्थिति में उस पर छूट मिलेगी। कैसे? देखिए, सुनिए, छूट इस प्रकार मिलेगी, यदि आपने भूमि भवन को बेचकर जो पूंजी लाभ कमाया है उस राशि को आपने अन्य भूमि अथवा रहने के लिए, मकान बनाने के लिए खर्च कर दिया हो तो मिलेगा। ठीक है, मैंने फिर बेचा, पैसा आया और पैसे को वापस पैसे में उसमें लगा दिया भूमि व भवन में। ठीक है। यदि आपके 54(1) अगेन, यदि आपको भूमि व भवन बेचने से कोई पूंजी लाभ प्राप्त हुआ है तो वो पूंजी लाभ कर मुक्त होगा उस सीमा तक जिस सीमा तक आपने प्राप्त धनराशि, पूंजी लाभ से प्राप्त धनराशि का उपयोग नए भूमि अथवा भवन को खरीदने में अथवा बनवाने में खर्च कर दिया। ठीक है, तब उसमें तो एग्जम्पशन होगा किस सीमा तक? जितना पैसा आपने नए मकान अथवा भूमि को खरीदने में या बनवाने में खर्च किया है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके पास एक लैंड थी, लैंड मान लीजिएगा एग्रीकल्चर है, कृषि भूमि है। आप जानते हैं कि कृषि भूमि पर पूंजी लाभ तभी होगा जब वो शहरी क्षेत्र में हो, तो ये अर्बन एरिया में है मान लीजिएगा। रूरल की पूंजी भूमि बेचने पर पूंजी लाभ नहीं होता, ध्यान रखना, कहीं गलत को समझ जाओ। भूमि यदि शहरी क्षेत्र में है और कृषि योग्य भूमि तो बेचने पर उस पर पूंजी लाभ हो सकता है, परंतु यदि कृषि भूमि ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसको बेचने पर पूंजी लाभ नहीं होता है, क्योंकि उस भूमि को पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है। बात समझ में आ रही है? कृषि भूमि शहरी क्षेत्र में है तो पूंजी संपत्ति है और इससे होने वाला लाभ पूंजी लाभ होगा। यदि कृषि भूमि ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसको आपने बेचा है तो पूंजी लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति माना ही नहीं है। जब पूंजी संपत्ति नहीं है तो पूंजी लाभ नहीं हो सकता। कोई और लाभ हो सकता है पर पूंजी लाभ नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई? तो ध्यान रखिए इस बात का कि एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ है?
ये हाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि सारी बातें उसने ग्रामीण कृषि भूमि के बारे में लिख दी तो बेसिकली शुरू से वो बात ही नेग्लिजिबल हो जाती है, कोई काम की नहीं हुई है आपके किसी भी काम की। 54 लागू किया, कैपिटल गेन ही नहीं होगा तो 54 लागू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ओके, तो अर्बन एरिया में जो एग्रीकल्चरल लैंड आपने बेची, मान लीजिए आपको कैपिटल गेन हुआ और वो था 5 लाख रुपए, माना, तो आप क्या करें, इस कैपिटल गेन में से 5 लाख में से 4 लाख रुपए की आपने नई कृषि भूमि खरीद ली, न्यू एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर लिया 4 लाख का। बात समझ में आ गई? तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा? 4 लाख तक, क्योंकि परिभाषा सुनी आपने ध्यान से, तो ध्यान होगा आपको कि जितनी राशि नई कृषि भूमि खरीदने में अथवा नया मकान बनाने या बना बनाए खरीदने में लगाया है, उस सीमा तक पूंजी लाभ कर मुक्त होगा। यदि 5 लाख में आपने कृषि भूमि बेची है और 5 लाख में से नई कृषि भूमि पे खर्च किए केवल 4 लाख रुपए, तो 4 लाख की छूट मिलेगी। मान लीजिए नई कृषि भूमि खरीदी आपने 7 लाख रुपए की, तो मैक्सिमम छूट 5 लाख रुपए मिली, क्योंकि पूंजी लाभ भी 5 लाख है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती छूट। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं छूट 7 लाख की दे दी आपने, गलत हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा उत्तर। तो प्लीज़ रिमेंबर इट वेरी वेल। फिर सुन लीजिएगा सारी बातों का सारांश। हम बात कर रहे हैं एग्जम्पशन इन कैपिटल गेन की, नंबर 1। नंबर 2, ये कैपिटल गेन के प्रोविजंस सेक्शन 54 में दिए गए हैं। नंबर 3, 54(1) की बात कर रहे हैं। 54(1) एग्जम्पशन है से रिलेटेड है। ये एग्जम्पशन केवल और केवल भूमि व भवन से संबंधित पूंजी लाभ पर लागू होता है, केवल भूमि और भवन। अर्थात यदि आपने कोई कृषि भूमि या लैंड, कोई प्लॉट है, रहने का प्लॉट है, तो वो बेच दिया, कोई भूमि अथवा भवन बेचा, बेचने से पूंजी लाभ हुआ, इसका मतलब पूंजी लाभ होगा तो एग्जम्पशन मिलेगा। इसका मतलब है यदि हानि होगी तो एग्जम्पशन का सवाल नहीं उठता, ध्यान रहे। ओके, तो उस भूमि या भवन को बेचने से पूंजी लाभ हुआ तो एग्जम्पशन मिलेगा 54(1) के अंतर्गत। क्या है शर्त इसकी एग्जम्पशन की? शर्त ये है कि जो राशि आपको भूमि या भवन बेचने से प्राप्त हुई है, उस राशि का उपयोग यदि आपने नई भूमि अथवा भवन खरीदने में किया है तो खरीदने की सीमा तक पूंजी लाभ कर मुक्त होगा। ध्यान रहे, सीमा तक कर मुक्त होगा। इसलिए हम इस पर एक एक सेक्शन पर अलग अलग एक एक क्वेश्चंस लेंगे ताकि क्लियर कट समझ में आ सके। क्योंकि यदि 4-5 सेक्शन एक साथ ले लिए और फिर एक क्वेश्चन लिया या 2 क्वेश्चन लिए तो बातें समझ में नहीं आ पाएंगी अच्छी तरह से। हर सेक्शन पर हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे और जब 4-5 सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कोई सा भी सेक्शन आ सकता। बात क्लियर हो गई? तो आइए आज हम केवल एक ही सेक्शन की बात से संबंधित प्रश्न ले रहे हैं और वो है उदाहरण नंबर आपके 22। 1 मिनट, यस 54, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 22। एक बात और इसमें रह गई है और वो ये है, ध्यान से उसको भी बड़ा ध्यान सुनिएगा क्योंकि ये एक सेक्शन ही इतना पर्याप्त है कि इस पर पूरा 20 नंबर का डिटेल क्वेश्चन थ्योरी का पूछ लेगा। प्रैक्टिकल तो होगा ही पर थ्योरी पर भी प्रश्न बन सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। 54 की बात मैं बार बार आपको दोहरा रहा